हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की इस सीरीज़ में। ये टॉपिक है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, वैकल्पिक ऊर्जा। तो ये मेरा एक्चुअली शॉर्ट नोट्स है और मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें किस तरह लगा, ये कितना हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा संसाधन मुख्यतः दो भागों में विभाजित है: नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय गैस और ज्वारीय ऊर्जा। इसके अलावा जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस। इसका मतलब ये होता है कि नवीकरणीय वो होता है जिसका हम ऊर्जा संसाधनों का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और वे अचानक से इतने मतलब उनका जो ह्रास नहीं होता है लंबे समय के लिए। जैसे कि सौर ऊर्जा जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ पे सीधे सूर्य की रेखाएं मतलब सूर्य की किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी पे, वहाँ पे ये ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कमेंडेबल कह सकते हैं कि ये ऊर्जा स्रोत है। उसी तरह अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिन ऊर्जा स्रोतों को एक बार उपयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी की तरह यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस इत्यादि है। फिर सेकंड पॉइंट है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वो सूर्य है, जैसे सौर ऊर्जा होता है। फिर देखिए यहाँ पे सबके लिए सतत ऊर्जा दशक जो है का पहले 2014 से 2024 तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। 31 जनवरी 2023 तक देश की स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन जो योगदान था वो 29.53% था। और कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होता है तो वह है सौर ऊर्जा का, अर्थात बायोमास में उपयोग एवं वृद्धि। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पतन जो है वो कोच्चि, केरला में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो कर्क मकर रेखा के बीच स्थित देशों के बीच में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, फ्रांस राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा इसके गठबंधन में 2015 में हुआ था और प्रथम सम्मेलन जो हुआ 2018 में ग्रेटर नोएडा में ही हुआ है। फिर 26 मार्च 2018 को सूरत 100% सौर ऊर्जा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला पहला जिला बना है। फिर 100% सौर ऊर्जा संचालित पहला करने वाला यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दीव है। फिर देखिए राजस्थान में भारत का विशालतम सौर पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, इसके बावजूद यह लागत प्रभावी नहीं होता है। फिर जैट्रोफा जो होता है बायोडीजल फसल है और यह पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा होता है और जैट्रोफा के तेल को डीजल बनाने में उपयोग करते हैं और बायोडीजल में परिवर्तित करके उससे उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जैट्रोफा, पोंगमिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोगैस का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। फिर उदाहरण के लिए जैसे नारियल आवरण,
धान की भूसी, उसमें देखिए मूंगफली का छिलका, और साथ में उसमें गुड़ भी डाल देते हैं, चना डाल देते हैं, ये सब डाल के बनाते हैं। फिर फ्यूल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, और न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल का प्रयोग जो है वो स्मार्टफोनों, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि में किया जाता है। फिर बायो एसफॉल्ट जो है डॉमर का विकल्प है, और जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों में किया जाता है, जैसे चीनी, शीरा, फिर धान, मक्का, सेल्यूलोज एक्सेट्रा में। फिर गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह पर तापमान कम रखने में मददगार होता है। फिर 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे NPOP जो है वो नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। इसके कार्यान्वयन के लिए APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। प्रमुख क्षेत्र जो है उसका देखिए यहाँ पे हिमालय है, और फिर खंबात बेसिन है, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, जबकि गंगा के डेल्टा में इसके भाग में शामिल नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसमें ही कवर कर देती हूँ, पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो ये इस टॉपिक को भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर कंप्लीट कर देते हैं मतलब। फिर यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। फिर ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, उन्हें जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। फिर उदाहरण के लिए घरेलू अपशिष्ट, मल मूत्र और वाहित मल, सीवेज इत्यादि को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाशीय रासायनिक ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण की अवस्था है, मतलब जिसे स्मॉग कहते हैं। स्मॉग का जो है आपको मैं बता दूं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो स्मॉग जो है, एक मिनट गाइस रुक जाइए आप, हाँ, तो स्मॉग जो है ये, सॉरी, स्मॉग जो है, स्मॉग है, ये जो है स्मोक प्लस फॉग से बना हुआ है। फॉग, जब स्मोक में फॉग मिल जाता है तो उसी को वो जो है वो एक तरफ से मतलब एकदम धुंधला हो जाता है, मतलब कि आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे गाड़ियों में औद्योगिक कारखानों से निकले हुए धुएं में उपस्थित जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे कि ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर PAN मतलब पैरोक्सी एकेटाइल एंड एसिटाइल नाइट्रेट। फिर इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से स्मॉग उत्पन्न होता है, स्मोक प्लस फॉग। PAN प्रदूषकों से आँखों में जलन होती है। फिर प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, CO2, SO2 एक्सेट्रा। द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं वो ऐसे प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि O3 मतलब ओजोन, PAN, स्मॉग एक्सेट्रा। फिर मोटर वाहन की धुएं एवं सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैसें, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, जिससे अब एक बंद कमरे में अगर आप अंगीठी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब गैस बनती है उसमें। फिर वाहनों में
वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कम प्रदूषणकारी है। मुख्य घटक जो है वो मीथेन है उसका। फिर फ्लाई एशेस क्या होता है, तो फ्लाई एशेस कोल दहन पत्थर के कोयले से उत्पन्न प्रदूषक जो होता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। जिससे प्रवास संबंधी बीमारी, पत्तियों पर जमा होने में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। फिर फ्लाई एशेस मतलब प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र में होता है। फिर लाइकेन और मास दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। वातावरण में नाइट्रोजन वृद्धि से मास मतलब मास जो होता है, मास एक होता है, एक तरह से मतलब सहवाल ग्रुप का ही एक वो मेंबर है, उससे समाप्त होते हैं। फिर लाइकेन्स मतलब कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और फिर प्रदूषण युक्त वायुमंडल के किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो वो वर्षा के द्वारा। अगर वायु प्रदूषण हुआ हो तो वर्षा से। इसी तरह पहली बारिश जो होती है उसे एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हानिकारक गैसों से सम्मिलित होती है। फिर यहाँ पे एशियाई भूरा बादल जो है 2002 में अधिकांशतः फैला था और दक्षिण एशिया में यह सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के माह में आच्छादित होता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। यह है कि रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ऐसे रक्त कैंसर एवं फोड़ा का कैंसर होने की संभावना होती है। फिर सिगरेट के धुएं में बेंजीन व कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। निकोटीन भी होता है इसमें, और लेकिन बहुत कम मात्रा में। फिर रिंगेलमेन जो स्केल का उपयोग धुएं की घनत्व मापने के लिए किया जाता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड है। यह एक सूक्ष्म पाउडर होता है। बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस और कोयला इत्यादि। फिर वायु प्रदूषण की रोकथाम जो है यंत्रीय विधि इसका यह है कि बैग फिल्टर 50 माइक्रोमीटर से, साइक्लोन कलेक्टर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा जब हो जाता है तो उसे नापा जाता है साइक्लोन सेपरेटर। फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 8 प्रमुख प्रदूषकों के माध्यम से आधार पे बनाई जाती है। तो इसे PM2 पार्टिकुलेट मैटर जो है 10, PM2.5, PB मतलब लेड, NH3 मतलब अमोनिया, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, CO मतलब मोनोऑक्साइड, O3 मतलब कि ओजोन, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यही सब हैं, इसी की बेसिस पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापा जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित सिटी कौन है, और ये हाल ही में जारी किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। तो राष्ट्रीय स्वच्छ, जिसको नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ लेगा। आई विल कमेंट इन कमेंट सेक्शन, मैं पिन कर दूँगी। और फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष के में प्रारंभ किया गया? 2019 में, और 2024 तक ये PM10 एवं PM2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती होगी। फिर वायु जो है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया, और सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में O2 एवं H2O मतलब हाइड्रोजन मतलब H2 मतलब जल, वही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा करता है। इसका pH मान जो होता है वो 5 होता है, मतलब कि ये थोड़ा हल्का सा लवणीय होता है, अम्लीय होता है। क्योंकि pH जब 7 होता है
तो वो एकदम न्यूट्रल होता है। और अगर pH 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा अम्लीय। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भी ये 7th 8th में इसे पढ़ाया जाता है, वो केमिस्ट्री में, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं pH मान के बारे में। फिर भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो है अजैविक प्रदूषक हैं, वो आर्सेनिक हैं। फिर यहाँ पे स्मॉग जो है और अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस वायु प्रदूषण से संबंधित है, जबकि यूट्रोफिकेशन जो है वो एल्गी ब्लूम जल प्रदूषण से संबंधित होता है। फिर जल में जैविक व अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि से एल्गी ब्लूम जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जैसे कि BOD से ये इन्फिनिटी का 1.2 मतलब कि डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है, और BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना, उसी तरह से इससे नापा। जैसे खैर ये तो पूछेगा नहीं है आपके एग्ज़ाम में। फिर किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता का अर्थ है उसमें जल क्षेत्र में उस जल क्षेत्र में प्रदूषण वृद्धि हो रही है। जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है, तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। गंगा नदी में BOD जो सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य में है। और फिर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। फिर WHO द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, USA और मैक्सिको में मिलता है। प्रदूषित होने के कारण जैविक मरुस्थल नदी हो गई है, और दामोदर मतलब वो जैविक मरुस्थल हो गया है, बायोलॉजिकल डेजर्ट, दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कारण UP की जैविक आपदा नदी है, वो है गोमती। सो गाइस इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक है जो बड़ा है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा तो उसमें आप उसे जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो आपको अच्छा लगे उसको कमेंट भी करें। कोई सुझाव वगैरह है उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो सपोर्ट करते रहें बस। नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी आएगा। Thanks for watching my video, and see you in the next video for sure.